आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ जो है हायर जुडिशल सर्विस के अंतर्गत सीपीसी टॉपिक है जजमेंट। इस पे जो आधारित एमसीक्यू क्वेश्चन है वो विद एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस करते हैं। देखिए पहले जो प्रश्न है वो एक अंतिम एक पक्षीय निर्णय किस पर बाध्यकारी नहीं है। मतलब समझिए एक अंतिम एक पक्षीय निर्णय किस पर बाध्यकारी नहीं है। किसी पक्ष के विधिक प्रतिनिधियों पर, सभी सद्भावी समनुदेशित तृतीय पक्षों पर और उपरोक्त में से सब। देखिए आंसर बनेगा इसका सी, यानी कि तृतीय पक्षों पर। अब देखिए इसमें जो है किसी भी न्यायालय का जो निर्णय है दो प्रकार से दिया जाता है। लोकलक्षी निर्णय जो संपूर्ण विश्व के प्रति मान्य होता है और व्यक्तिगत बंधी निर्णय जो केवल पक्षकारों के बीच में बाध्यकारी होता है। अब सिविल मामले में अंतिम एक पक्षीय निर्णय केवल पक्षकार व उसके विधिक प्रतिनिधियों पर बाध्यकारी होता है, यानी वह तृतीय पक्षकार पर भी बाध्यकारी नहीं होता। मतलब देखिए यहां पर पूछा है एक पक्षीय निर्णय किस पर बाध्यकारी नहीं है, तो वो तृतीय पक्ष पे बाध्यकारी नहीं है। आंसर बन गया हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिव्यक्त प्रत्येक पक्षकार अपने निजी खर्च का वहन करेगा में विवक्षित है कि दोनों पक्षकार एक दूसरे से खर्च पाने के अधिकारी हैं। बी, दोनों पक्षकार को खर्च से वंचित नहीं किया जाएगा। सी, दोनों पक्षकारों को खर्च से वंचित किया जाएगा। डी, दोनों पक्षकार एक दूसरे से खर्च पाने के अधिकारी नहीं है। देखिए आंसर बनेगा इसका डी, यानी दोनों एक दूसरे पक्षकारी नहीं है। तो आंसर बना इसका हमारा डी। अब देखिए मतलब जो है अगर खर्च से संबंधित की बात करते हैं जो है खर्च से संबंधित प्रावधान सीपीसी की धारा 35 तथा आदेश 20A में प्रावधानित किया गया है या प्रावधान किया गया है। यहीं पर देखिए अभिव्यक्त प्रत्येक पक्षकार अपने निजी खर्चों का वहन करेगा। इसमें विवक्षित है कि दोनों पक्षकार एक दूसरे से खर्च पाने के अधिकारी नहीं है। तो आंसर बना हमारा डी। नेक्स्ट, विचाराधीन प्रकरण में कितना ब्याज दिलाया जा सकता है। ए 6%, बी 9%, 12%, डी कोई ब्याज नहीं दिलाया। देखिए आंसर बना इसमें ए यानी 6%। अब देखिए अगर मालूम सीपीसी की बात करते हैं, सीपीसी की धारा जो है 34 के अंतर्गत न्यायालय कानून राशि पर टिकरी की तारीख से संदाय की तारीख तक या ऐसी पूर्वोत्तर तारीख तक जो न्यायालय ठीक समझे 6% प्रतिवर्ष से अनाधिक की ऐसी दर से जो भी न्यायालय युक्त समझे और ब्याज के भुगतान का आदेश दे सके। अब देखिए यहां पर जो आगे की ब्याज की दर है 6% प्रत्येक वार्षिक दर की दर से हो सकती है। तो आंसर बना आपका ए। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत पहली बार मिथ्या या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिकारात्मक खर्चों का प्रावधान किया गया है। ए संहिता की धारा 35 के अंतर्गत, बी संहिता की धारा 35 ख के अंतर्गत, सी संहिता की धारा क के अंतर्गत, डी संहिता की धारा 34 के अंतर्गत। अब देखिए इसमें जो आंसर बनेगा आपका वो बनेगा संहिता की धारा 35 ख के अंतर्गत, यानी आंसर बना आपका
आंसर बना आपका यानी 35 मतलब है, मतलब है एकदम 35A के अंतर्गत बना आंसर इसका जो है, आंसर बना आपका सी। अब देखिए अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 35A यानी 35A मिथ्या या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिकारात्मक खर्चों का उपबंध करती है। कौन से प्रतिकारात्मक खर्चों का मतलब है उपबंध करती है? मतलब समझिए धारा 35A मिथ्या या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिकरात्मक खर्चों का उपबंध करती है, तो आंसर बना हमारा सी। नेक्स्ट, मिथ्या या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं के प्रतिकारात्मक खर्च हेतु न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन अधिकतम कितनी राशि का लिए आदेश दे सकते? मतलब देखिए आपका है 10,000, 3,000, 25,000, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा बी, यानी कि 3,000। अब देखिए जो है यहीं पर देखिए, जैसे पहले बताया मैंने आपको, सिविल प्रक्रिया संहिता की जो धारा 35A के अनुसार कोई भी न्यायालय मिथ्या या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिकरात्मक खर्चों के रूप में 3,000 से अनधिक या अपनी धन संबंधी अधिकारी तक की राशि के लिए आदेश दे सकता है, तो आंसर बना इसका बी। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 35 ख संबंधित है। अब देखिए, ए विलंबित पारित करने के खर्चे, बी वाद के खर्चों से, सी ब्याज से, डी मिथ्या या तंग करने वाले दावों प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिकारात्मक खर्चों से। देखिए इसका आंसर बना आपका ए, यानी कि विलंब कारित करने पर खर्चों से, आंसर बना इसका ए। अब देखिए इसमें जो है, अगर मान ले हम बात करते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता की जो धारा 35B विलंब कारित करने के लिए खर्चे या पोस्ट प्रदान किए जाने से संबंधित है या उनका उपबंध करती है, तो आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, मिथ्या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिकारात्मक खर्चों के रूप में कोई भी न्यायालय जिसे रकम के संदाय का आदेश करेगा वह रकम, देखिए इसका आंसर बनेगा आपका 3,000। ये पहले भी बता चुका हूं आपको, आंसर बनेगा 3,000 रुपए या उससे धन संबंधी अधिकारिता की परिसीमा तक रकम को जो भी कम हो, आंसर बना इसका बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप जो है, धारा 35A सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रतिकारात्मक व्यय दिया जा सकता है झूठे या परेशान करने वाले दावों या बचाव के मामले में, अनाधिक संभव दावा या बचाव के मामले में। देखिए आंसर बनेगा इसका ए आंसर, यानी हमारा आंसर बन गया इसका ए। मतलब देखिए जो है इसका आंसर बना मतलब जो है 35 का है, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रतिकारात्मक व्यय का दिया जा सकता है झूठे या परेशानात्मक करने वाले दावों या बचाव के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 34 के अंतर्गत न्यायालय डिक्री के द्वारा तारीख से संदाय की तारीख तक या ऐसे पूर्वोत्तर तारीख तक जो भी ठीक समझे ब्याज दिलाया जा सकेगा, ऐसा ब्याज की दर जो है वो 6% है, मैंने पहले बताया, तो आंसर बना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, जहां भविष्य में किसी भी ब्याज के संबंध में किसी डिक्री का कोई उल्लेख न हो, आगे के ब्याज से इनकार किया समझा जाएगा या तथा उसके एक पृथक वाद लाया जा सके, बी आगे के ब्याज से इनकार किया समझा जाएगा तथा उसके लिए एक पृथक वाद नहीं लाया जा सके, आंसर मात्र एक डी में है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका आगे के ब्याज से इनकार किया समझा जाएगा
उसके लिए एक वाद पृथक वाद नहीं लाया जा सकेगा। आंसर बना बी। इसका आंसर बन जाता है हमारा बी। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 35 ख के 1976 के संशोधन अधिनियम द्वारा क्या प्रावधान करने हेतु जोड़ा गया है? आंसर बनेगा, देखिए इसमें जो है क्षतिपूर्ति खर्चे, बी में विलंब करने हेतु खर्चे, सी में सामान्य खर्चे, डी में प्राकृतिक खर्चे। आंसर बनेगा इसका, देखिए ये बनेगा इसका बी आंसर, यानी विलंब करने के खर्चे हेतु। आंसर बना इसका बी। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 35 ख के अंतर्गत लागू किए गए खर्चे बाद में पारित डिक्री को स्वीकार किए गए खर्चों को जोड़ा दिया जाएगा। बाद में पारित डिक्री के स्वीकार किए गए खर्चों में नहीं जोड़ा जाएगा। सी में यदि भुगतान न किया गया हो तो उसे व्यक्ति के विरुद्ध निष्पादनीय होंगे और जिस पर खर्चे आरोपित किए गए। देखिए इसका आंसर बनेगा, देखिए वो बनेगा इसका डी आंसर, यानी बी और सी, यानी आंसर बी और सी। तो आंसर बना इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आदेश अपील योग्य होता है? यानी कि कौन सा आदेश अपील योग्य होता है? एक, धारा 35 के अंतर्गत आदेश, धारा 35A के अंतर्गत आदेश, धारा 35B के अंतर्गत आदेश, डी 90 के अंतर्गत आदेश। देखिए इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका बी, यानी धारा 35 मतलब जो है ए के अंतर्गत आदेश, यानी आंसर बना इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, प्रत्येक पक्ष अपने खर्चे वहन करेगा, इस वाक्य का अर्थ यह है कि ए, दोनों एक दूसरे के खर्च प्राप्त करने के अधिकारी हैं, बी, दोनों पक्षों को खर्च से वंचित नहीं किया जाना है, सी, दोनों पक्षों के खर्चे से वंचित किया जाना है, डी, दोनों पक्ष एक दूसरे के खर्च प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। आंसर बनेगा सी, यानी कि दोनों पक्षों को खर्चे से वंचित किया जाएगा। मतलब प्रत्येक पक्ष अपने खर्च वहन करेगा, इस वाक्य का अर्थ यह है कि दोनों पक्षों के खर्चों से वंचित किया जाएगा। तो आंसर बना हमारा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 32 के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जिसे सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 30 के अंतर्गत समन जारी किए जा चुके हों तो हाजिर होने हेतु विवश करने के लिए न्यायालय को अधिकार है। ए, उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी करने का, बी, उसकी संपत्ति पूर्ति करने का, सी, अधिकतम 5,000 रुपए जुर्माना करने का, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर बनेगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर बना डी। देखिए इसमें इतने कुछ हैं, बाकी आगे नेक्स्ट टेस्ट में आपके साथ फिर मिलेंगे। ओके।